કાકા બાપ બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. આજ જેવી રીતે વાત કરીએ કે 5 રાજ્યોના આજ વિધાનસભા ચુનાવની તારીખના ઘોષણા થઈ ગઈ અને આજથી આચારસંહિતા બી લાગુ થઈ ગઈ. તહેવારી હાથે ઝાપવાની રાજનીતિમાં કેવી રીતે ખેલ થવાનો છે, કુનો ફટાકડો ફૂટે છે અને કુનો घेरमा रिहान भी रहશે. तो એવી રીતે हाँ विधानसभा की तैयारी थी. आज हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं किस तरह की आचार संहिता लगने के बाद क्या रहेगा. तो एवी रीते हमारी हाथे नई दुनिया ये दैनिक भास्कर नो पत्रकार से अहद भाई, आज थी आचार संहिता लग गई है, तो आप किस तरह देखते हैं? देखो, आचार संहिता ये तो तय था कि कभी भी लग सकती है आजकल में, और सोमवार का सबको अंदाज़ा था कि आज आचार संहिता लग जाएगी. और इस बार चुनाव आयोग ने पहले से सारी तैयारी करवा के रखी थी, तो प्रशासन को भी ज़्यादा देर लगी नहीं सब पोस्टर विलोपीकरण वगैरह में. और अभी ख़ास तौर से सबसे बड़ी समस्या अभी कांग्रेस को लेकर के दिख रही है कि वो अभी तक अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए. बीजेपी इस मामले में अगस्त से झाबुआ का कैंडिडेट दे दिया, उन्होंने पेटलावत का दे दिया, पिछले महीने थानला से दे दिया. तो कांग्रेस को थोड़ी जल्दी करना होगी. कांग्रेस इस बार कैंडिडेट भी तय नहीं कर पा रही है. भाजपा गांव-गांव तक पहुंच गई है. क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कुछ बदलाव होना चाहिए, ऐसा लग रहा है सर? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा. आज तो चुनाव घोषित हुआ है और अब चुनाव घोषित होकर जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम आया है, उसके अनुसार अब नॉमिनेशन भरे जाएंगे और उसी हिसाब से अब सारा राजनीतिक दलों को उसी हिसाब से चलना होगा. तो अभी परिणाम की बात करना तो जल्दबाजी होगी. क्या लग रहा है कि 5 राज्यों में अलग अलग तारीखें हैं, मध्य प्रदेश में भी तारीखें ऐलान हुई एक साथ, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग में नया वोटर भी है, इस बार वोटर के कई तरीके भी बदले हैं, उनके मुद्दे अलग हैं. वोटिंग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है अब सोशल मीडिया. उसके बाद सेकंड ये चीज़ जो है वो ये है कि जैसे झाबुआ है और जो जहाँ पर माइग्रेशन है वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा. वजह ये है कि दीपावली के बाद मतदान होंगे तो माइग्रेशन उस समय नहीं होगा, रुके रहेंगे मजदूर. तो माना जा रहा है कि वोटिंग करके ही फिर जाएंगे वो. इस बार की भाजपा अभी से ही कांग्रेस पे हावी नज़र आ रही है कि, लेकिन क्या लग रहा है कि आपको आज से तारीख का ऐलान हो गया है, तो कुछ ऐसे मुद्दे जो इफेक्ट पड़ेगा इस बार? देखो, यहाँ पे एक तो पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से ही रहा है. इसके अलावा जो अभी पैसा कानून है, तो पैसा कानून कितना मैदान में उतरा है, कितना अमल में लाया गया है, तो उसका इफेक्ट आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा. क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सरपंच बहुत सारे कुछ नाराज़ भी हुए हैं, जिनको कमेटियाँ बनी है उसमें लिया नहीं गया. फिर पैसा कानून जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना था, एक तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि उस तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया. बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हम पैसा कानून को हमने धरातल पे उतारा है. तो ये मुद्दा इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा परिणाम दिखाएगा. सीएम चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि सीएम ने कुछ अपनी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें घोषणा में भी कही कि इस बार मैं सीएम नहीं रहा तो कभी याद बहुत आऊँगा, इस तरह की भी उनके बयान आए हैं. तो आपको किस तरह देख? ये तो क्या चुनाव का समय है, भावनात्मक चीज़ें आएगी इस तरह की, ताकि क्या इससे मतदाता एक तरह से प्रेरित होता है मतदान के लिए. उसको लगता है कि यार इतने साल 18-20 साल जो प्रदेश में रहा है, तो शायद कहीं बीजेपी इस तरह से एक स्ट्रेटेजी के साथ उतर रही हो कि मतदाताओं को भावनात्मक रूप से हमारे साथ जोड़ा जाए. तो हो सकता है उसकी एक रणनीति का हिस्सा हो. और जहाँ तक सीएम के दावेदार हैं, तो बीजेपी ने लगातार बड़े नेताओं को उतार दिया है, तो किसी एक पे अब किसी को भी वो सीएम घोषित कर सकते हैं. ये भी बात सामने आ रही है कि इस बार शायद एक कोई अप्रत्याशित, अगर जो भी चुनाव जीतती, अगर बीजेपी भी जीती या कांग्रेस भी जीती, तो हो सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाए पहली बार. झाबुआ की तीनों विधानसभा सीटों में किस तरह का मुद्दे इस बार फैक्टर काम करेंगे ज़्यादातर? तीनों विधानसभा में जैसा मैंने आपको बताया, पैसा कानून है, पलायन जो मुद्दा है. इसके अलावा जैसे अगर पेटलावत क्षेत्र की बात करें अपन, तो पेटलावत क्षेत्र में हमेशा से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग उठती आई है, जो आज तक अमल में नहीं लाया गया. थानला की बात करें तो थानला में भी पलायन ही एक बड़ा मुद्दा रहा. और झाबुआ में तो अपना एक मेडिकल कॉलेज की बार बार मांग उठती रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाया है. इसके अलावा कृषि कॉलेज के लिए भी हमेशा से ही मुद्दा उठता रहा. जब केंद्रीय मंत्री थे अपने कांतिलाल जी भूरिया, तब से ये बात उठी जा रही है. न तो कांग्रेस इस बारे में कुछ कर पाई, न बीजेपी कुछ कर पाई है. तो यंगस्टर भी इस मामले में अब देख रहे हैं कि किसको हम किस तरफ जाएं. युवा वोटर है ज़्यादातर, इस बार प्रभावित करेगा ऐसा लग रहा है विधानसभाओं में. क्या लग रहा है आपको, यहाँ के युवा किस तरफ करवट ले सकते हैं एक मुद्दे को? वहीं युवा नेताओं की, युवा मतदाताओं की बात करें तो युवा मतदाता काफ़ी संख्या में झाबुआ में आए हैं. और
इससे क्या है कि जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो रोज़गार के सिलसिले में कहीं न कहीं युवा आकर्षित हुआ है। वहीं कोई उद्योग धंधा शुरू करने के लिए उसे कुछ न कुछ सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो जो भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो या जेएस का कोई भी संगठन हो जो अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, अगर वो वहाँ से कोई प्रस्ताव रखता है युवाओं के सामने तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। पिछले चुनाव वो आचार संहिता लागू होने का समय था, लेकिन इस बार बहुत जल्द कर दिया प्रशासन, ऐसा नहीं लग रहा है? ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी जल्दबाजी तो हुई है। और इस तरीके से जैसे पहले 2-3 चरणों में चुनाव होते थे, इस बार एक ही चरणों में पूरे प्रदेश में मतदान होना है, तो उससे कहीं न कहीं जो मतदाता प्रतिशत है वो कहीं न कहीं कुछ कमी आ सकती है। नामावली की कब प्रक्रिया शुरू होने वाली है कि कम से कम यहाँ के तीनों विधानसभा की बात करें, कई उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं, उन पे एफआईआरें आचार संहिता के नाम से होती है कुछ, लेकिन उसका पब्लिक प्लस नहीं हो पाता है। क्या इस बार कुछ नया तो निर्वाचन ने नहीं किया है? किया ज़रूर है। ये प्रक्रिया काफ़ी समय से निर्वाचन आयोग चला रहा है कि अपना नया नाम जोड़ना चाहते हैं। नामावली का प्रकाशन भी हुआ है। वहीं झाबुआ में बहुत अच्छा रहा, कोई आपत्ति जैसा दिखा नहीं है और ना ही कोई आपत्ति आई है, तो इसलिए महिला वोटर ज़्यादा है। हाँ, इस बार सबसे बड़ी पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो झाबुआ एक ऐसा ज़िला है जहां महिला मतदाता की संख्या 4408 है और वो मतदाता प्रदेश में तीसरे स्तर पे है। पहले नंबर पे बालाघाट है, वहाँ 11,000 के समथिंग मतदाता महिला अधिक हैं। वहीं अगर मंडला की बात की जाए तो वहाँ 10,000 के आसपास के मतदाता महिला हैं, तो झाबुआ तीसरे नंबर पे आता है। वहीं पुरुष मतदाता संख्याओं की अगर बात की जाए तो मुरैना एक ऐसा ज़िला है जहाँ 1,15,000 से अधिक पुरुष मतदाता हैं, तो ये कहीं न कहीं एक इफेक्टेबल रहेगा। और झाबुआ में तो महिला मतदाताओं को जितना आकर्षण करेंगे उतना। तो कहा जाता है कि लाडली बहना भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बहनें ज़्यादा है, मतदाता वोटर है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, इससे कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ बीजेपी के इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और चूँकि फील्ड में भी जाते हैं तो कुछ महिलाएं प्लस बीजेपी के प्लस में भी जाती हैं, माइनस में भी जाती हैं, पर समकक्ष है। अब ये है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर जल्दी से हम डिसीजन ले लें महिला उन्हीं की ओर जाएंगी तो ये अतिशयोक्ति होगा। अभी तो चुनाव प्रक्रियाएँ तो हेवी रीते आज चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो घोषणा करना की આજથી આચાર સંહિતા लागेगी અને જે ઉમેદવારીની દાવેદારી કરી રહ્યા તેની પ્રક્રિયા વિધિવત રૂપે તેનું ડેટ તારીખ તમને હું બતાડતી એવી રીતે આજથી 5 રાજ્યોમાં અને કે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન અને એની હાથે વાત કરી મિઝોરમ અને તેલંગાનામાં બી આજ ચુનાવની ઘોષણા થઈ ગઈ। તો એવી રીતે આવવાવાળા સમયમાં કેવો રાગ આવવાનો છે, કોણ એકબીજા પર ભાષણ કરે, કોણ કઈનાને એકબીજાને કહેવાની કળ્યો કરે, ખરો છે ખોટો છે, એકબીજાને કાસમાં દેખાડે કે એનો દૂધ જેવો ધોળો ધક વતાડે, તો એવી રીતે નેતા વોટો લેવાની બધી કળ્યો શરૂ થઈ જવાની છે। અને આજથી આચાર સંહિતા લાગેગી જેવી રીતે હા ચુનાવ 3 તારીખને દન જે ડિસેમ્બર છે તેના 3 ડિસેમ્બરને દન ચુનાવ ઘોષણા મતગણના થઈ જાય અને 17 તારીખની આપણા મધ્યપ્રદેશમાં ગોટીઓ પડે છે। તો એવી રીતે અને કે દિવાળીની આસપાસ એ ચુનાવ થાય એમાં બદલાવ કહેવાની વાત છે કે કોણ ફટાકડો ફોડે ને કોણ રિહાડમાં ભી રહે એ બી દન દેખવા મળે। તો એવી રીતે હું તમારી વસમાં ફેર આના આપણા तीनों વિધાનસભામાં હું બધી કળ્યો થાય તેની જાણકારી અને પ્રદેશમાં હું બધી થાય તેની ખબર જાણકારી લઈને આવતો રહી। કાકાભાઈ આપદન રામ રામ।